हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर। और लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, आप सभी को पता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिलेख। व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस? अभिलेख क्या होते हैं? ठीक है। अभिलेख, अब आप ये मत सोचिएगा मैम इतना छोटा सा एक क्वेश्चंस लेकर आई हैं कि अभिलेख क्या है। अभिलेख आप लोग इतिहास में बार बार पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शंस बार बार पढ़ते हैं, लेकिन अभिलेख का मतलब आप नहीं समझते हैं। अभिलेख से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे अभिलेख पर कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। ये वन लाइन रिवीजन है जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ नोट्स में। ये जो नोट्स है वो क्लास 6 का चैप्टर 1 का नोट्स है। ठीक है। जैसे कि भारत के दो नाम, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। भारत के दो नाम जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, भारत और इंडिया कैसे पढ़ा, टू नेम्स भारत एंड इंडिया, यानी कि भारत का नाम कैसे पढ़ा, हम भारत के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे कि कुछ हमारे विदेशी थे जो भारत आए थे, किसी ने इंदोस कहा था, किसी ने हिंदू कहा था, किसी ने इंडिया कहा था, है ना। तो किस तरीके से अंग्रेजों ने इंडिया कहा था, तो इस तरीके से हम बात कर चुके हैं भारत और इंडिया के बारे में। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनने वाले आप लास्ट क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ वन लाइन रिवीजन करवा रही हूँ आपके। ठीक है। जो मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ, ये वो पॉइंट है। अभी हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है। तो इंडिया शब्द सिंधु नदी से बना है। कैसे बना है? इंडिया शब्द सिंधु नदी से बना है। इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर, यानी कि इंडिया शब्द इंडिया जो शब्द है सिंधु नदी से बना है। कैसे बना है? ठीक है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लास में। भारत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। भारत का एक समूह भी, भारत नाम का एक समूह भी होता था, उसके नाम पे भी भारत का नाम भारत पड़ा था। ठीक है। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी लास्ट क्लास में। हैंड रिटन बुक, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये पांडुलिपि थी जो कि लैटिन शब्द मेनू से निकला गया शब्द है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? एक अंग्रेजी वर्ड है जो लैटिन शब्द मेन्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से बनाना, यानी कि हाथ से लिखना। और ये पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? ये पांडुलिपि लिखी जाती थी रिटन ऑन पाम लीव एंड ब्रिक बार्क पर, यानी कि ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी जाती थी ये पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि तमिल में प्रयोग होती थी। इनमें इनका जो प्रयोग होता था वो साउथ में होता था। जो उस समय पर जो समकालीन जो इतिहास था वो इस पर लिखा गया था। मैं बात कर चुकी हूँ इसके ऊपर कि कुछ हमारी पांडुलिपियाँ मिली हैं और कुछ क्या हुआ है, कीड़ों ने खा लिया है, कुछ बेकार हो गई हैं, सड़ गई हैं। ठीक है। और कुछ मिली थी जिससे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया था, शिल्पाधिकारम एक अभिलेख है, सॉरी रचना है। शिल्पाधिकारम किसकी है? शिल्पाधिकारम इलंगो की एक कृति है जो कि तमिल में मिली थी। मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी। ये बहुत फेमस है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं शिल्पाधिकारम से, जिसमें एक व्यापारी की कहानी है, किसकी? कोवलन की और कन्हंगी की कहानी है। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था सत्यनार की एक थी, वो था आपका मड़ी मेखली एक रचना थी जो कोवलन की जो पुत्री थी उसके बारे में था, और माधवी जो उसकी प्रेमिका थी उसके बारे में पूरी कहानी थी। तो इस तरीके से ये सब जो डिटेल जो देखने को मिलती है, कहाँ से मिली थी? पांडुलिपियों से मिली थी, दक्षिण में। ठीक है। अब बात आती है कि पांडुलिपि की मुख्य भाषाएं क्या थी। मेन लैंग्वेज संस्कृत एंड प्राकृत एंड तमिल थी। संस्कृत भाषा क्या थी? उनकी कार्यालय भाषा थी। प्राकृत भाषा जो आम लोग बोलते थे। तमिल भाषा जो वहाँ की रहने वाले लोगों की भाषा थी, तमिल जो बोलते थे। ठीक है। पांडुलिपियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिली हैं? पांडुलिपियाँ जो मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा मंदिरों और विहारों में मिलती हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मंदिरों और विहारों में। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फाउंड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, यानी कि मंदिरों और विहारों में सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ देखने को मिली हैं। इसके बारे में ये सब चर्चा मैं आपकी लास्ट क्लास में कर चुकी हूँ, डिस्कस हो चुका है। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिलेख। अभिलेख क्या है? व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस? अभिलेख क्या है? बहुत ईजिली है। आप लोग कहते हो कि मैम क्या पढ़ा रही हैं? अभिलेख पढ़ा रही हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? देखिए मैं बताती हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे अभिलेख से। ठीक है। सीटेट में जिनका 6 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उनसे ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभिलेख से क्वेश्चन आ चुके हैं, पीवाईक्यू में आ चुके हैं।
और वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस में भी आ चुके हैं। बताओ कितना छोटा सा, ये छोटा नहीं है ये। आप जिस वर्ड को छोटा समझते हैं उससे ही बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं देखिए, बात चर्चा करते हैं। अभिलेख इंस्क्रिप्शन, देखिए मैं छोटी से चीज लेकर, छोटी से छोटी मीनिंग से लेकर मैं बड़ा से बड़ा आपको पढ़ाऊंगी। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ बड़ा पढ़ाती हूँ, छोटा छोड़ देती हूँ, तो आपका आपका इतिहास इतिहास नहीं है, आप उसको सही से समझ नहीं पाएंगे जब तक आप छोटी माइनर चीज़ों को नहीं समझेंगे। बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा, बेस अच्छा नहीं बनेगा तो कैसे आप इतिहास को पूरा अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है। सॉरी। चलिए इंस्क्रिप्शन देखते हैं। इंस्क्रिप्शन है अभिलेख। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? अभिलेख लिखे जाते थे पत्थर, धातु या अन्य कठोर कठोर सतह पर, सतह पर क्या किए जाते थे? खुदे हुए लेख होते थे। मतलब अभिलेख क्या होते थे? खुदे हुए लेख हुआ करते थे ये किस पर किए जाते थे, किस पर खोदे जाते थे? ये पत्थर पर खोदे जाते थे, ये धातु पर, कोई कठोर धातु होती थी जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, है ना। हम कहते हैं ना ताम्रसम अभिलेख, बार बार चर्चा करते हैं ना, तो वो क्या है? धातु है एक। अन्य कठोर सतह, जो अन्य कठोर सतहों की बात जो की गई है, जैसे कि मंदिर हो गए, मंदिर की वॉल्स हो गई, दीवारें हो गई, है ना, वहां पर भी हमें देखने को मिलते हैं अभिलेख। ठीक है। इन्हें क्या ये अभिलेख देखने को मिलते हैं? ठीक है, कि मतलब ये अभिलेख किसने लिखवाए होंगे? राजाओं ने लिखवाए होंगे। और आम जनता थी, कभी कभी आम जनता भी लिखवाती थी, कभी कभी क्या थे, जैसे कि हमने बात की थी अभिलेख में, जैसे एक ध्यान है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में बताया था, गुप्त साम्राज्य का समुद्रगुप्त जो राजा था, उसका जो कवि था हरिसिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरिसिंह था उसका कवि। तो उस प्रशस्ति लिखी थी, कौन सी प्रशस्ति लिखी थी उनके बारे में? अभिलेख, जो प्रयागराज स्तंभ, प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी उन्होंने, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद में स्थित है। वहां पर गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है उस अभिलेख से। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में हमें वहां से जानकारी मिलती है। और इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाला कौन था? समुद्रगुप्त का कवि था, जिसका नाम था हरिसिंह। राइट। ऐसे आपको क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने जब आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़ाई थी, वहां पर भी मैंने आपको डिटेल किया था, और यहाँ पर भी मैं जितना कर रही हूँ उतना कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप समझे कि धातु और अन्य कठोर सतहों पर उकेरे जाते थे, खुदे हुए, जैसे लिखा है ना, खुदे हुए, उकेरे जाते थे। तो उकेरे जाते थे, तो अभी तो वो इसीलिए तो सेफ रहे हैं, जो अभी तक उनके बारे में पढ़ा जा सका है। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन स्टोन, मेटल और अदर हार्ड सरफेस, यानी कि कठोर सतहों पर खुदे होते थे लेख। ठीक है। दे रिमेन सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था। बिल्कुल सही बात है। उकेरा क्यों जाता था? क्योंकि ये लंबे समय तक बने रहे। क्योंकि ना तो जैसे पांडुलिपियां नष्ट हो गई थी, पांडुलिपियां नष्ट हो गई थी, है ना, जैसे कुछ कीड़ों ने खा लिया था, कुछ बारिश के मौसम में भीग गई थी, कुछ सड़ गई थी, गल गई थी। तो अभिलेख क्या थे? अभिलेख सेफ रहते थे, अभी तक सेफ रहे हैं। जिन राजाओं ने अपने अभिलेख बनवाए थे वो अभी तक सेफ रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जा सका है। किंग्स, क्वीन एंड अदर पीपल रिकॉर्डेड देयर अचीवमेंट्स, क्या करते थे? राजा रानी तथा अन्य लोग अपने कार्य और उपलब्धियों को अभिलेखों में अंकित करवाते थे। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। इस लाइन को आप बहुत अच्छी इजीली आप पढ़कर निकल जाएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन कहाँ बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इन अभिलेखों पर कौन कौन अंकित करवाते थे अभिलेख, कौन कौन लिखवाता था? तो राजा भी करवाते थे, रानी भी करवाती थी, और अन्य लोग यानी कि प्रजा भी कुछ करवाती थी। जो थोड़े ठीक ठाक लोग थे वो लोग भी क्या करते थे? अभिलेख पर अपने, जैसे राजा रानी के बारे में लिखा और साथ में अपने बारे में भी कुछ चीजें अंकित कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, राजा रानी अपने अभिलेख बनवाते थे, क्या अन्य लोग भी करवाते थे उपलब्धियों को अपने इसमें वर्णन? हाँ बिल्कुल सही बात है। अपने कार्यों का वर्णन, उपलब्धियों को वो अभिलेखों में अंकित करवाते थे आम लोग भी। ठीक है, अन्य लोग जो हुआ करते जैसे ब्राह्मण हो गए, है ना, जैसे आपके जमींदार हो गए, है ना, इस तरीके से ये जो लोग थे अपनी उपलब्धियों का वर्णन राजा के अभिलेख में भी करवाते थे और अलग से भी करवाया करते थे। ठीक है। चलिए, मैनी इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब आर विक्टर्स
डोनेशन एंड रॉयल ऑर्डर्स। कई अभिलेखों में युद्धों की विजय, दान तथा महत्वपूर्ण आदेश लिखे जाते थे। अब क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्या लिखा जाता था। अभिलेखों में युद्धों की विजय, बिल्कुल, जो राजा अपने युद्धों को जीत कर आते थे तो उनके कवि क्या करते थे, जैसे मैंने अभी बताया समुद्रगुप्त के कवि थे हरिश्चंद्र, उनके प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, उसकी प्रशंसा में अभिलेख लिखा जाता था। किसकी, राजा की प्रशंसा में अभिलेख लिखा जाता था। जब प्रशंसा में लिखा जाता था तो उसको प्रशस्ति बोलते थे। प्रशंसा का मतलब होता है प्रशस्ति, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण आदेश लिखे जाते थे जो राजा सैनिकों को आदेश देते थे, या राजा मतलब आम जनता को आदेश देते थे, या इनके जो जो सहयोगी थे, जो इनके कवि थे, उनको आदेश, जो महत्वपूर्ण आदेश हुआ करते थे ना, इम्पोर्टेंट आदेश जो हुआ हुआ करते थे, ऑर्डर्स जो हुआ करते थे, एक रॉयल ऑर्डर्स बोल सकते हैं उनको, वो हुआ करते थे, वो उन पर क्या करते थे, उत्तीर्ण करवाते थे। हर आदेश को नहीं, जो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, ठीक है, रॉयल ऑर्डर्स, ठीक है। एम्पायर अशोका also engraved his message on rock and pillars। मतलब सम्राट अशोक ने भी अपने आदेश अभिलेख के रूप में खुदवाई थी। देखो यहाँ पर सम्राट अशोक की बात की जा रही है कि सम्राट अशोक ने भी अपने अभिलेखों के रूप में अपने अभिलेख भी खुदवाए थे, ठीक है। तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, हम थोड़ा देख लेते हैं अभिलेख। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ लेकर आई हूँ पीडीएफ। देखो, हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ से जब अशोक की बात आती है, देखो ये अशोक का अभिलेख है, ये दे रखा है ना, ये अशोक का अभिलेख है, किस तरीके से अशोक ने इस पर काम करवाया था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। बिल्कुल, कुछ आदेश जो राजा था, कुछ आदेश इसलिए वहां लिखवाते थे कि वो जो नियम होते थे, तो वो नियम मतलब बार बार राजा आकर तो नहीं बताएगा ना, कुछ रॉयल जो ऑर्डर्स होते थे उनको उसमें लिखवाकर जनता तक सूचना पहुंचाता था, ठीक है। तो जनता क्या करती थी, उनका पालन करती थी। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। कहने का मतलब है, राजा रानियों के साथ में क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनता है कि अभिलेख में राजा रानियों के साथ क्या अन्य लोगों ने भी, बिल्कुल सही बात, स्त्री और पुरुष दोनों ने, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ने ही अपने कार्यों का विवरण दिया था। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब ये जो अभिलेख है, ये जो सामने आप अभिलेख देख रहे हैं ना, ये अशोक का अभिलेख है। इसमें क्या चर्चा की गई है, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया है अभिलेख में, यहाँ से क्वेश्चन पहले बन चुका है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान, एक मिनट इधर कर लेती हूँ मैं इसको, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है, जो अभिलेख आप देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है कि अशोक का एक अभिलेख कंधार से भी प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ेंगे, बिल्कुल हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल, लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, लिपियां किससे बनी होती हैं, लिपि का प्रयोग क्यों करते हैं, हम लिखने के लिए करते हैं। अब लिपियों का जब हम प्रयोग लिखने के लिए करते हैं तो लिपियां किससे बनती हैं, अक्षर तथा संकेतों से बनी होती हैं। किससे, अक्षर तथा संकेतों से लिपियां बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, एक भाषा होती है, बन जाती है, जिसमें हम अपने अक्षर और संकेतों का प्रयोग करते हैं उन लिपियों में, तो वो एक भाषा होती है, ठीक है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। कहने का मतलब है, जो अभिलेख है अशोक का, ये जो अभिलेख है, जो अफगानिस्तान के कंधार से जो प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा कि जो अशोक का अभिलेख
अभिलेख है कंधार से जो प्राप्त हुआ, अफगानिस्तान के कंधार से जो प्राप्त हुआ है, वो किस भाषा में है? वो यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। किसमें है? यूनानी, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, पीवाई की क्वेश्चन बन चुका है, इसे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों में ये अभिलेख लिखा गया है। क्वेश्चन बनता है कि किसका अभिलेख है? पहला क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है, जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन में दे रखा होगा तो वहां पर अशोक लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अशोक का अभिलेख जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, वो किन दो लिपियों में लिखा गया है, भाषाओं में? तो यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। ये चर्चा हमने की आपसे अभिलेख के बारे में। देख लिया ना आपने, ऐसे अभिलेख हुआ करते थे, राइट। अब जो बेसिक बच्चे हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग की है अभी पढ़ने की, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ईजिली है, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा है, और जो नहीं पढ़ चुके हैं, जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके लिए ये बेसिक पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और मैं ये भी बात करती हूँ, जो लोग 4 बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना, वो भी कहते हैं कि मैडम एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन बनता नहीं है। ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, और फिर जब बुक खोल के देखते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो यहाँ से आया है, तो क्वेश्चन कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी की बहुत बड़ी वैल्यू है। एनसीईआरटी जब तक नहीं आप पढ़ेंगे ना, तो तब तक कोई एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। इतिहास सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ, ठीक है। इतिहास हो गया, चाहे वो साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, राइट। चलिए, अभिलेख क्या है? इंस्क्रिप्शन, जो पत्थर धातु पर खुदा हुआ लेख होता है, ठीक है। राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन स्टोन और मेटल, ठीक है। कठोर सतह पर लिखने के लाभ होते थे। कौन कौन से लाभ हुआ करते थे? क्यों लिखा जाता था? एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेसेस, लंबे समय तक ये सुरक्षित रहते थे, आसानी से नष्ट नहीं होते थे, है ना। क्या लंबे समय तक ये क्या होते थे? लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। एक मिनट में इसको थोड़ा सा, हाँ, दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं थोड़ा जूम और कर लेती हूँ इसको। देखिए, अभिलेख क्यों लिखे जाते थे? लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग तक, आसानी से नष्ट नहीं होते थे। क्या आसानी से नष्ट नहीं होते थे? डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, है ना। क्या आसानी से नष्ट नहीं होते थे, सभी लोग पढ़ सकते थे। पीपल कुड रीड देम, ठीक है। शासकों के आदेश सुरक्षित रहते थे, इसमें शासक के जो आदेश होते थे वो सुरक्षित रहते थे। रॉयल ऑर्डर्स रिमेन प्रिजर्व, है ना। तो इनके क्या थे आदेश ना, मैंने बताया ये अभिलेख के बारे में, ठीक है। तो आप लोग अभिलेख से ऐसे देखिए, और क्या क्या कठिनाइयां थी, डिफिकल्टीज क्या थी इनमें लिखने के लिए क्या डिफिकल्टीज थी? देखो, एक क्वेश्चन बनते हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं, इनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। क्या डिफिकल्टीज थी? लिखना कठिन था, डिफिकल्ट टू इनग्रेव, अधिक समय लगता था, टाइम कंज्यूमिंग, गलती सुधारना मुश्किल था, मिस्टेक वर हार्ड टू करेक्ट, गलती सुधारना मुश्किल क्यों था? एक बार कोई चीज जब उकेरी जाती थी तो भाई दोबारा मुश्किल होगा ना, ये कोई पेन पेंसिल तो नहीं है ना कि जब क्लीन कर दिया हो गया सही, है ना, या दूसरा पेज पलट के दूसरा हटा दिया, दूसरा पेज पे लिख लिया, ऐसा नहीं था ना। कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती थी, बिल्कुल, जो काफी एजुकेटेड होते थे उस समय, उनकी पास जो स्किल्स होती थी वो काफी मेच्योर स्किल्स होती थी, उनको हायर किया जाता था इसे लिखने के लिए। स्किल क्राफ्ट्समैन वर नीडेड, यानी कि कुशल कारीगरों की आवश्यकता इनको लिखने के लिए होती थी। मैंने इनके आपको जो अभिलेख के जो डिमेरिट्स और मेरिट्स है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, ठीक है। जैसे सम्राट अशोक का अभिलेख है ना, अभी हमने पढ़ा, लगभग 2250 वर्ष पहले का शासन किया था इसने। तो अपना अभिलेख इसने पाकिस्तान के कंधार में बनवाया था, जो कि अरमाइक और यूनानी लिपियों में था, ठीक है। रूल्ड अबाउट 2250 ईयर्स अगो, अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। अशोक ने क्या किया था? अशोक, देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हैड हिज मैसेजेस इनक्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, यानी कि अशोक ने अपने आदेश पत्थर और स्तंभों पर खुदवाए थे। उनके अभिलेख इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल, क्योंकि अशोक के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जैसे अशोक के 13 अभिलेख थे, 13 अभिलेख में अशोक ने क्या क्या किया था। जैसे अशोक ने जैसे कि अशोक ने जब उड़ीसा में
जब युद्ध हार गया था तो उसने क्या था, धम्म नीति को अपनाया था। अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था ना, कि सभी धर्म एक हैं, बोला था ना सभी धर्म एक हैं। ये सब उसने क्या किया था, ये अभिलेख जो थे पत्थर और स्तंभों पर ही खुदवाए थे। और अशोक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो अशोक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि अशोक ने, जैसे कि अशोक ने काफी यात्राएं भी की थी, और उड़ीसा में जो भी युद्ध उन्होंने लड़ा था, तब युद्ध लड़ने के बाद खूब सारा विनाश हुआ था, लोग मारे गए थे, काफी लोग मारे गए थे, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ था। तो उन्होंने उस दिन से प्रतिज्ञा की थी कि हमें अब इस दिन के बाद से कोई भी युद्ध नहीं लड़ना है। धम्म नीति उन्होंने अपनाई थी, है ना। तो चलिए, हाँ, तो हमने ये पढ़ा, रूल अबाउट 2250 years ago had his messages engraved on rocks and pillars. His inscriptions are important historical sources, यानी कि इनके जो अभिलेख हैं वो इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और कौन सी लिपि और भाषा का प्रयोग हुआ था, देखो फिर से, लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है, क्या होता है, लिपि का प्रयोग होता है। बोलने और पढ़ने के लिए भाषा का प्रयोग होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए, देखो, है ना। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाला है मैंने, ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन बना के आंसर दिया है मैंने आपका, ठीक है। स्क्रिप्ट से इज यूज्ड फॉर राइटिंग, यानी कि लिपि का प्रयोग हम करते थे लिखने के लिए, बोलने के लिए नहीं। और बोलने और पढ़ने के लिए भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। अ लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग एंड रीडिंग, ठीक है। सम इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन मोर देन वन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, कुछ अभिलेख एक से अधिक भाषाओं और लिपियों में लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हमारे अभिलेख से बन गए हैं। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया आज, अभिलेख के बारे में पढ़ाया, और साथ साथ में मैंने कुछ अशोक का जो एक अभिलेख है उसके बारे में भी वर्णन किया है, ठीक है। तो आप लोग अभिलेख से इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से इजीली लगा पाएंगे। और अभी काफी सारे एग्जाम भी आने वाले हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम आने वाले हैं। पीजीटी का जो एग्जाम है, जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम है, अभी फॉर्म, इनका सिलेबस आ गया है, आयोग ने इनके सिलेबस को दे दिया है साइट पर। और हमने ये अभी बताया नहीं है आपको सिलेबस के बारे में, कोई बात नहीं, मैं हिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों को लेकर आऊंगी, एक क्लास लेकर आऊंगी, उसमें बताऊंगी कि क्या अभिलेख रहेगा, हाँ वो सॉरी क्या सिलेबस रहेगा, हिस्ट्री वालों का क्या सिलेबस रहेगा वो मैं बताऊंगी, अलग से क्लास लेकर आऊंगी। क्योंकि इनका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है। तो आप लोग प्लीज एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही, ठीक है। अब सीटेट वालों का तो टाइम ज्यादा रहा नहीं, वो अब अपना आप प्रैक्टिस करें, और जितना पढ़ लिया उतना प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू लगाएं। और मैंने आपको ये भी बताया, ओएमआर सीट ले लीजिए, उस पर रिवीजन कीजिए। जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज को जरूर फॉलो करें, यानी कि ओएमआर सीट को जरूर फिल करें एग्जाम जाने से पहले, ठीक है। क्योंकि वहां पे गलतियां हो जाती हैं, आपको जो कुछ भी आएगा वो आपका खराब जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा पेपर देने का, ठीक है। तो आप लोग बस, आई होप कि आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं, अच्छी चल रही है आपकी, अच्छी चलती रहे आगे तक, और आप पढ़ाई करते रहें, सक्सेस होते रहें। और अगर कोई भी दिक्कत है आपको टाइम टेबल से लेकर, पढ़ने से लेकर, तो मैम को शेयर कीजिए, वैसे मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगी। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना समझ में नहीं आ रहा तो मैं अलग जैसे बताएंगे आप उस तरीके से मैं कोशिश करूंगी आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। वैसे मेरे तरफ से ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी आपको पहले पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में चैप्टर वाइज नोट्स भी लेकर आती हूँ, और साथ में फिर मैं चैप्टर वाइज और पीडीएफ से भी साथ में भी एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मैंने अभी इस क्लास में किया, ठीक है। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मैं देखती हूँ कि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लाइक और शेयर नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। आप शेयर नहीं करेंगे तो जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये क्लास कैसे जाएगी, उनको कैसे पता चलेगा कि लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी सिर्फ इतिहास पढ़ाता है। और जो इतिहास, ओनली इतिहास पढ़ाएगा, देखिए मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करवाती हूँ, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इतिहास का है। और जो एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाएगा वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग इतिहास की तैयारी अच्छी बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।